विक्की सिंह सम्राट इनका नाम है सर। ये पूछ रहे हैं कि इन्फोसिस में फ्रेश एंट्री कितने पे कर सकते हैं और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में बाउंस बैक कब तक आएगा सर? पहले जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ही डिस्कस कर लेते हैं। जी। रिजल्ट थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। 295 का सपोर्ट जोन प्रोटेक्ट हो रहा है। अगर 295 टूटता है तो 277 तक आएगा। 294 277 इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेहतरीन एक्यूमुलेशन जोन है। जितना सस्ता मिल जाए उतना बेहतरीन है। यहां से पलटे या 277 से पलटे, जाना इसको ऑल टाइम हाई है और उसके बाद 700 रुपए। तो मेरे को बहुत ज्यादा इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो एसआईपी मार दीजिए, नीचे हर रेट में आता जाएगा और जैसे रिवर्सल करेगा तो आपके पास अच्छी हैंडसम क्वांटिटी एक्यूमुलेटेड रहेगी। अब आते हैं इन्फोसिस पे। 3 दिन के इनसाइड बार करेक्शन के बाद, आज भी है तो इनसाइड बार लेकिन प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट है। सस्टेनेबल ब्रेकआउट 1522.70 के ऊपर बनेगा। 1522.70 निकलते से आप स्टॉक में आराम से लॉन्ग पोजीशन बना लीजिएगा। ऊपर में 1563 का जो पुराना टारगेट है, जो 1420 के बाउंस बैक से बना था, वो भी मतलब उसमें ये बम्प इन रोड है। इसके बाद 1563 तक आराम से निकल जाएगा। ठीक है सर। तो विकी जी, अंशु सर ने आपको बता दिया कि दोनों शेयर्स में कब आपको फ्रेश एंट्री करनी चाहिए और क्या आप एक इसमें स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं। अगला जो सवाल आया सर हमारे पास, इनका नाम है आनंदिता। ये पूछ रहे हैं कि ईडल वाइज 122 रुपये पर इनकी बाइंग है, क्या होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें से एग्जिट कर लें? टारगेट क्या रहेगा 1 महीने के लिए सर? एयरटेल वाइस, देखिए एडलवाइस में अपन ने कुछ दिया था क्या? तो गया सर। एडलवाइस हमने बाई दिया था, रिस्क फ्री हम हो गए थे। उसके बाद से स्टॉक पुल बैक ले रहा है, 10 डे मूविंग एवरेज पे आ चुका है। इस जोन में अगर कंसोलिडेशन बनती है तो वापस से हम बाई देंगे। लगभग 120 122 के ऊपर जैसे टिकना स्टार्ट करेगा। 14 वीक्स हो चुके हैं, 15th वीक है। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक अगर रिवर्सल बना तो 16 वीक्स का ब्रेकआउट हो जाएगा कपनैडल पैटर्न का। 140 150 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। ऑल टाइम हाई इसका रेजिस्टेंस बनेगा 141.50 पे। एक मेजर स्विंग हाई है जो 2024 का 141, यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस बनेगा, वही आप टारगेट पकड़ के चलिए। ओके, ठीक है सर। अगला सवाल हमारे पास आया है कुमार प्रसन्ना जी। ये पूछे हैं कि आई वुड लाइक टू बाय श्रीजी शिपिंग। ये श्रीजी शिपिंग खरीदना चाहते हैं सर और आपसे जानना चाहते हैं स्टॉप लॉस टारगेट। सर एक मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, जी सवाल मैं 1 मिनट में ले लेता हूँ। एक स्टॉक है एबीडीएल। इस जी। पे हमने कल भी डिस्कस किया था कि ओपन लो के साथ चल के अगर 632 रुपए निकालता है तो ब्रेकआउट बनेगा, 700 रुपए तक जा सकता है। इसने बड़े तगड़े वॉल्यूम्स के साथ, मतलब 3 सौदे हुए हैं अभी, 7 लाख 24 लाख 16 लाख बड़े सौदों के साथ ये ब्रेकआउट लिया है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक 700 रुपए तक जा सकता है। अगर कोई ले रहा है तो आज का लो 612 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो एक बार इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। ओके। ये क्लाइंट्स के बाद भी लॉन्ग हो सकता है 645 ऑड लेवल से। ठीक। सॉरी, आपका सवाल क्या था सर? सर मेरा जो श्री सवाल था वो था ईडल वाइज पर। सॉरी, माफ़ की नहीं, श्रीजी शिपिंग। जी। श्रीजी सॉरी, शिपिंग। माफ़ कीजिएगा सर, श्रीजी शिपिंग पर। ईडल वाइज ठीक है। हमारा हो गया था, कल कल श्रीजी शिपिंग पर मेरा सवाल था सर। ठीक है। कल सर इसका रिजल्ट आया था। कल मैंने अपडेट भी दिया था कि इसका रिजल्ट आया है और फ्लैग पैटर्न से ही चलना स्टार्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से 11 बजे वाले शो पे कल मैंने रिकमेंड किया था। कल था ट्यूसडे, 11 बजे था ये स्टॉक। 11 बजे 239 के आसपास था, तब भी हमने रिकमेंड किया था कि 239 चल रहा है, यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट 262 रुपए, 260 262 रुपए का दिख रहा है। और अगर 262 के ऊपर टिक गया तो आईपीओ बेस का ब्रेकआउट बनेगा, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि इसी स्ट्रेच में 262 के ऊपर जाएगा। 262 पहुंच के पहले ही ऐसा हैंडल डेवलप करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट बनेगा। तो ये कब कंप्लीशन के प्रोसेस में है, मे बी लो चीट एंट्री या सीधे कब से ही ब्रेकआउट मिल जाए, बट आइडियली हैंडल बनना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो 260 262 जब आएगा तब मैं रिव्यू करूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग करना है कि और ऐड करना है कि होल्ड ही रखना है। तो अभी 260 262 पे दोबारा सवाल पूछिएगा। ओके। एंट्री यहाँ पे कर और सकते हैं, अगर चाहे फ्रेश एंट्री के लिए सवाल था। अगर चाहे तो जी। यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। ओके, और सर स्टॉप लॉस क्या रहेगा इसमें?
देखिए, लेट एंट्री कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 235 रुपए का। कल 239 पे एंट्री करते तो स्टॉप लॉस आपका होता स्विंग लो 231 का, जो कि अब रिवाइज होके आ गया है 234 पे। तो 234 का स्टॉप लॉस आपको लेना चाहिए। ओके, ठीक है सर। 234 235 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं कुमार जी आप, जैसा कि अंशुल सर ने यहाँ पर बताया। और फर्स्ट टारगेट इसके 260 262 के आसपास आपको नजर आएंगे। फ्रेश एंट्री भी यहाँ पर श्रीजी शिपिंग में की जा सकती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है अम्बेंद्र चौहान जी का। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास स्काई गोल्ड के सर स्टॉक्स हैं, 332 रुपये पर इनकी बाइंग है। 1 साल से ये इसको होल्ड कर रहे हैं स्काई गोल्ड को। तो अब ये पूछ रहे हैं सर कि इनको क्या करना चाहिए, इसमें क्या स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, होल्ड करें या फिर सेल कर दें सर? तो देखिए, वीकली चार्ट पे बहुत बड़ा बेस बन रहा है स्काई गोल्ड में। ऑलरेडी हो चुके हैं 43 वीक्स, और अभी बहुत ज्यादा मेरे को लग नहीं रहा कि अगले 8-10 हफ्ते में कोई ब्रेकआउट आएगा। बट अगर आ गया 400 के ऊपर तो आपको लॉन्ग इंटरेस्टेड होना चाहिए। फिलहाल तो एक बार है तो होल्ड कर लीजिए। है तो स्टॉप लॉस 320 रुपए का क्लोजिंग बेसिस लगा के होल्ड कर लीजिए। नहीं है तो 400 रुपए निकलने का वेट कीजिए। 400 मतलब रुक के थक के निकालेगा, लेकिन जब भी निकालेगा बड़ी तेज मोमेंटम आएगी। और आज सर बिल्कुल, या तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मतलब 1 बजे वाले शो में ब्रेकआउट्स 2-3 दिख रहे हैं। अभी जैसे हमने डिस्कस किया एबीडीएल, एक जी। राज रतन करके है, राज रतन, इसमें भी ब्रेकआउट आ रहा है। ये भी राज हमने रतन। क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किया हुआ है। जी। राज रतन कितने में दिया था, एक बार पढ़ के देखा। राजरतन सर 396.50 पे क्लाइंट्स को बाय दिया है। 378.70 का स्टॉप लॉस है। 424.30 का टारगेट है। अभी इसमें दो बड़े सौदे फिलहाल तुरंत तुरंत में हुए हैं। ये दिख रहा है कि क्लियर इंटरेस्ट है लोगों का इस ब्रेकआउट में। एक राजरतन भी देख सकते हैं आप। ओके, तो राज रतन भी एक सर ने यहाँ पर रेकमेंड किया है। इसमें 420 430 के आपने सर यहाँ पर टारगेट सजेस्ट किए ना सर? 424 रुपए 30 पैसा। देखिए, मेरा सिंपल होता है कि ओके। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है। जी। 1 रुपए का रिस्क है तो 2 रुपए का रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि 60-65% से ज्यादा कोई भी ट्रेडर सही नहीं होता है। और बहुत अच्छा ट्रेडर जो होता है उसका सक्सेस रेट और कम होता है, 35-40% के आसपास होता है। अगर 60% भी मान लें तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मैंडेटरी है। गया तो 1 रुपए, आया तो दो, कम से कम 2 रुपए। तो उस हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस में वही डिफरेंस है हमारा। 424 का टारगेट निकल के आ रहा है। बाकी जिस आपका स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है, अगर आप चार्ट पैटर्न पे जाएंगे तो 474 रुपए का टारगेट बनता है। मैं आपको ओके। प्रिसाइज टारगेट बता दे रहा हूँ। 460 रुपए से लेके 460 रुपए से लेके 474 रुपए 30 पैसा, ये जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। यहां तक ये स्टॉक जा सकता है। बट चूंकि हम रिस्क रिवॉर्ड पे खेलते हैं तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हम पकड़ के चल रहे हैं। उस हिसाब से 424 रुपए 30 पैसे का टारगेट आता है। ठीक है अंशु सर, हम अपने ये सवाल जवाब के सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। अब हमारे साथ एक और हमारी खास मेहमान एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर अर्पिता मुखर्जी, जो कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं। और इनसे हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट में जो कुछ हालात चल रहे हैं उस पर। अर्पिता मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो मैम आपसे सबसे पहले मैम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर काफ़ी डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरीके से आए दिन नए नए बयान देते हैं, आज भी उनका एक बयान आया है ट्रेड डील को लेकर। उन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ, जैसा कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, इंडिया के साथ जल्द ही ट्रेड डील हो सकती है। तो मैम, ट्रेड डील को आप किस तरीके से देखते हैं, और अगर ये ट्रेड डील हो जाती है तो इसका कितना इम्पैक्ट आप भारत पर पड़ते हुए देखती हैं? क्या पॉजिटिव रहेगा या फिर कुछ इसमें नेगेटिव फैक्टर्स भी रहेंगे? देखिए, अमेरिका हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। जी। इसीलिए अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील करना चाहते हैं, ये हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और काफ़ी सारे इंडस्ट्री इसको चाह भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाह रहे हैं। मगर कोई भी अगर आप ट्रेड डील पे जाएँगे, वहाँ पे और इस हालात में ट्रेड डील जो हालात है, जहाँ पे वो लोग थोड़ा ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के ट्रेड डील करना चाहते हैं, इस हालात में अगर आप ट्रेड डील पे जाएँगे,
तो इसमें ये आपको सोच के चलना चाहिए कि गवर्नमेंट को सपोर्ट देना चाहिए कि देखिए ये 15% से ज़्यादा टैरिफ नीचे आएगा तो नहीं। हाँ, ये 0 फॉर 0 तो होने वाला है नहीं। इसीलिए हमको ये सोच के रखना है कि हमारा 50 से अगर 15 हो जाए, वो काफ़ी अच्छा ट्रेड नेगोशिएशन हुआ। तो मेरे ख्याल से ट्रेड डील हम साइन कर सकते हैं। जनरली ऐसा है कि ये ज़्यादा बैलेंस ट्रेड डील होने वाला है नहीं। अगर हम लोग इसको ना भी करें, हमारा ज़्यादा नुकसान के चांस है। इसीलिए अभी फिलहाल इसको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। ये है सिचुएशन। और ये ठीक है। सिचुएशन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हमने उनको ज़ीरो टैरिफ भी दे दिया, और ये नहीं है कि ज़ीरो टैरिफ देने से मोटर बाइक मार्केट में सब लोग हार्ले डेविडसन खरीदेंगे और डोमेस्टिक ब्रांड नहीं खरीदेंगे। इसीलिए आपका जितना अमेरिका से डर है, उतना कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। कुछ-कुछ सेक्टर में हो सकता है, एग्रीकल्चर कुछ-कुछ सेक्टर में हो सकता है, मगर वो कोशिश करके हमको देखना पड़ेगा। हम इस समय पे अगर छोटे-छोटे मुद्दे को लेके ज़्यादा मारामारी करेंगे, तो हम अपना बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट को लूज़ आउट कर लेंगे। हमारे पास चाइना वाला बैकअप है नहीं, हुँ। जिसमें उनके पास रेयर अर्थ और चीज़ें हैं, जिसको लेके वो धमकियाँ दे सकते हैं। इस समय पे धमकी देना उतना ठीक नहीं होगा। इस समय के सोच समझ के स्मार्ट नेगोशिएशन करना चाहिए। जैसे अ, यूरोपियन यूनियन ने किया, जैसे यूके ने किया और जापान जी। ने किया। ठीक है मैम। तो मैम ये जो इंडिया यूएस के बीच डील हो जाती है, तो क्या इसके पीछे ये भी फैक्टर हो सकता है कि चीन को बैलेंस करने की कोशिश है? क्योंकि जब से ये ट्रेड डील को लेकर बातचीत होनी शुरू हुई है, या फिर टैरिफ जब से भारत पर 50% लगाया गया है, उसके बाद अगर हम देखें तो चीन और इंडिया के रिलेशन थोड़े सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, और यूएस से दोनों देशों की एक दूरी बन रही है। तो क्या चीन को बैलेंस करने के लिए भी ये ट्रेड डील वाला जो तरीका है वो अपनाया जा रहा है? देखिए, चीन को बैलेंस करने के लिए अपनाया जा रहा है, नहीं है। ये ट्रंप ने जब हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया, उसने किसी को दोस्त या किसी को दुश्मन नहीं बनाया। उन्होंने हमारे ऊपर लगा दिया बस। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि वो ये चाहते हैं कि हम चीन को बैलेंस करेंगे। ये हमारा अपना एक सोच था भारत में किसी-किसी लोगों का कि ये उनका बैलेंसिंग टेक्निक है। उसकी बैलेंसिंग टेक्निक वो नहीं है। ये उनका टेक्निक ये है कि मेरे मुद्दे पे चलना पड़ेगा। उनका सबसे बड़ा मुद्दा तो मागा है। उसकी मागा ऑडियंस उसकी मुद्दा है। चीन उसके बाद में आता है। मागा मागा ऑडियंस की जो मुद्दे है, उसी के बेसिस पे वो चल रहा है। और हालांकि हमारे लिए ये लाभजनक है कि हम ये ट्रेड एग्रीमेंट करें इस समय पे, जबकि बाकी सारे देशों ने छोटे मोटे करके रखे हैं, जैसे वियतनाम ने करके रखे हैं। अगर हम ये चीन और इनके वॉर का एक फायदा लेके बिगर प्लेयर इन द ग्लोबल सप्लाई चेन जो ग्लोबल है, उसमें अमेरिकन कंपनी के ज्यादा हिस्से में जाना चाहते हैं, तो ये एक मुद्दा है जिसको हमको उसको थोड़ा शांत करके टैरिफ कम करना है। ये आज के मुद्दे को अगर आप देखिएगा, तो जी। उसको शांति से 50 को 15% पे लाना है, ये मुद्दा है। बहुत सारा मुद्दा अभी आप सोच नहीं सकते। मैम अच्छा, भारत जैसे पहले कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, तो इंडिया यूएस के बीच में जो ये ट्रेड डील होती है, तो क्या इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत की जो ट्रेड स्ट्रेटेजी है उस पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बहुत ही ज़रूरी है कि देखिए, ट्रेड डील जो करते हैं, जहाँ पे आप ट्रेड स्ट्रेटेजी में बदलाव लाते हो, वो बड़ा ट्रेड डील होता है। जैसे यूके का ट्रेड डील, इंडिया का ट्रेड स्ट्रेटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। इसमें इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेड मेजर्स लिए, जो कि वाव लाइक है। भारत सरकार को इसके लिए अच्छा बोलना चाहिए कि इन्होंने काफ़ी सारा न्यू एक्सपेरिमेंट किया है। यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील में भी आप बदलाव एवं स्ट्रेटेजिक एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। इधर तो एक्सपेरिमेंट करने का कुछ नहीं है, इन्होंने छोटा सा एक मुद्दा पकड़ के रखा है, टैरिफ, और वो भी जी। गुड्स। ये तो कोई कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील है नहीं। अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील होगा, तो उसमें आपको डिजिटल ट्रेड डिस्कस करना पड़ेगा, सर्विसेज डिस्कस करना पड़ेगा, कई सारे अलग मुद्दे को डिस्कस करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इतनी जल्दबाजी में ये नहीं हो सकता। ये एक मिनी डील टाइप का होगा। मिनी डील और कुछ प्रोडक्ट, ये है ये होना ज्यादा जी। संभव है। ठीक है।
अंशुल सर, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि अगर इंडिया यूएस ट्रेड डील हो जाती है, जो भारत पर टैरिफ अभी 50% है, वो जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 15 से 16% पर आ सकता है, तो अगर ऐसा हो जाता है सर, तो इससे किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा? मैं तो निफ्टी पे ज्यादा कमेंट कर पाऊंगा कि अगर डील हो जाती है, जी। नहीं होती है, मतलब कोई गड़बड़ होता है, तो निफ्टी ऑल टाइम हाई जा रही है। अगर सब कुछ सही हो जाता है तो फिर बहुत आराम से ये रैली स्ट्रेच करके 27,000 तक चली जाएगी। सेक्टोरियली मेरे को मेटल तेज दिख रहे हैं। मेटल के अलावा अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत आईटी में तेजी है, तो आई वुड बेट ऑन आईटी, क्योंकि अगर ट्रेड डील होती है तो आप ये मान के चलिए कि मतलब वो जो दीवार थी वो टूटेगी और बातचीत चालू होगी, तो धीरे धीरे करके आईटी में वापस से रौनक लौटेगी। तो वैल्यू एरिया में जब आईटी था, टीसीएस 2018 के नीचे था, तब हमने बाई रिकमेंड किया है। इन्फोसिस 1420 के आसपास बाई रिकमेंड किया है, वहां से अच्छा बाउंस बैक दे चुके हैं। तो ये स्टॉक वापस से अपनी जो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी है उनको कैच कर लेंगे। तो आईटी पे ध्यान रखिए, अगर मूड सुधरता है भूपा जी का तो फिर आईटी को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जितनी खराब न्यूज वो दे सकते थे या जितना जी। बिगाड़ सकते थे उतना बिगाड़ लिया। उसके बाद भी 20-30% से ज्यादा स्टॉक नहीं टूटे हैं, जो मेजर चार हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से अगर सब चीज ठीक होती है तो ये ऑल टाइम हाई पहुंच जाएंगे। ओके। अच्छा सर, यूएस के जो बाजार हैं, कल रिकॉर्ड हाई के साथ वो बंद हुए। डो जोन्स में अच्छी खासी तेजी कल रही। इसके अलावा जो यूएस चाइना डील भी एक अभी चर्चा बनी हुई है, जापान के साथ डील होने जा रही है, जिसके चलते जो जापान का निकेई है वो 51,000 के पार यानी कि रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। अब सर, फेड की आज रिजल्ट आने हैं। अगर वहां पर कुछ रेपो रेट में डिसीजन लिया जाता है, कटौती की जा सकती की कटौती होती है, तो उसका कितना इम्पैक्ट सर पड़ेगा भारतीय बाजारों पर और ग्लोबल मार्केट्स पर भी, अगर हम देखें तो? देखिए, शाम को फेड कट है, इसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से कमोडिटीज पे ज्यादा आना चाहिए। इक्विटी मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट तो होगा ही। उसी की रैली, ये जो नीचे से हमने रैली देखी थी, ये कुछ ना कुछ उसको डिस्काउंट कर चुकी है। तो जी। कमोडिटीज पे थोड़ा सा असर आता है, आएगा। अगर रेट कट आता है तो फिर गोल्ड सिल्वर में एक नेक्स्ट लेग की गिरावट आ सकती है। कल हालांकि शॉर्ट टर्म बॉटम बना के बाउंस कर रही है चांदी। वीकली के फेयर वैल्यू एरिया को टेस्ट की है, जो पहला सपोर्ट जोन था, और वहां से बाउंस बैक है। अगर रेट कट होता है तो मोस्ट लाइकली ये बाउंस बैक के बाद फॉलो थ्रू सेलिंग के लिए रेट कट रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ओके। अर्पिता मैम, आपसे एक सवाल ये रहेगा कि डील हो जाएगी, डील की चर्चा चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी बोल दिया कि डील जल्दी हो जाएगी। लगातार बातचीत भी डील पर जारी है, तो आपको क्या लगता है भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कितना यहाँ पर असर होता हुआ नजर आएगा मैम, डील होने पर? देखिए, हमारा जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट है, क्योंकि अमेरिका में अभी आप एक चीज़ देखिएगा, अभी अमेरिका में फेस्टिवल सीज़न हो रहा है और ये फेस्टिवल सीज़न में हमारा एक्सपोर्ट को अगर 50% टैरिफ मिल रहा है, तो हम बहुत बुरे हाल में हैं, स्पेशली लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट जैसे कि टेक्सटाइल्स है, अपैरल्स है और आपका जेम्स एंड ज्वेलरी है, आपका लेदर प्रोडक्ट्स है। ये डील हो जाएगा तो उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। इसीलिए एटलीस्ट अनाउंसमेंट हो जाए। ये जो और दूसरी बात अमेरिका भी कुआलालंपुर में इसको अनाउंस करना चाहते हैं आसियान समिट में बिकॉज़ उनके भी उनका भी चाइना के साथ एक अनबनी चल रहा है। इस मौके पे डील हो ना हो बात की बात है मगर अनाउंसमेंट तो होनी चाहिए। जैसे यूके ओके। का भी हुआ था ना, जी। अनाउंसमेंट हो गया था, डील विल थोड़े दिन बाद हुआ था, अनाउंसमेंट होके टैरिफ रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच अर्पिता मैम, अपना कीमती समय मनी नाइन को देने के लिए, और हमारे साथ जो ग्लोबल लेवल पर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो ट्रेड डील का मसला चल रहा है, इंडिया यूएस के रिलेशन हो गए या फिर यूएस चाइना के रिलेशन हो गए, इन सब पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू, बाय-बाय, नमस्कार। थैंक यू मैम। अंशुल सर, अब वापस अपने सवाल जवाब वाले सेगमेंट पर लौटते हैं। हमारे पास दर्शकों के लगातार सवाल आ रहे हैं। हमारे पास एक सवाल आया है तनिष्क जी का। ये पूछ रहे हैं सर कि हिंडाल्को 6 महीने के व्यू से इन्होंने लिया था, अभी 12% का रिटर्न इनको यहाँ पर मिल रहा है, तो क्या अभी होल्ड करें या फिर सेल करके दोबारा एंट्री का मौका ये ढूंढे वहाँ पर? तो 10 डे मूविंग एवरेज से डेली चार्ट पे ओवर एक्सटेंडेड है, 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 50% को 890 लगा के छोड़ दीजिए, वहां पे पूरा बुक कर लीजिएगा। जब पुल बैक आएगी 10-20 डे मूविंग एवरेज में तो दोबारा बाई कर लेंगे। बट एक अच्छा स्विंग मिल रहा है, वो भी 2 गैप के साथ। आधा बुक कर लीजिए, आधा 890 पे लगा दीजिए। और बैंक निफ्टी नया डे हाई, निफ्टी नया डे हाई
कल जाते जाते मीडिया पे बाई दे के गया था मैं बैंक निफ्टी विद अ टारगेट ऑफ ऑल टाइम हाई, तो हम ऑल टाइम हाई से लगभग 100 ही पॉइंट, 125 पॉइंट दूर रह गए हैं। ओके, ठीक है सर। अगला सवाल फैज़ खान जी का, ये पूछ रहे हैं सर, अडानी पोर्ट, गोदावरी गोदावरी पावर, किन लेवल पर फ्रेश एंट्री इनमें कर सकते हैं, अडानी पोर्ट और गोदावरी पावर में? तो गोदावरी पावर जीपीआईएल तो अभी शो की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि 8% 3 दिन में चल के टारगेट कंप्लीट किया है। तो अब इसमें से हमने प्रॉफिट बुकिंग दी है और बाकी नए काउंटर एबीडीएल और राजरतन में हमने एंटर किया है और सालजार जी। इलेक्ट्रॉनिक में। तो अभी जीपीआईएल में तो जब नया सौदा डेवलप होगा, कंसोलिडेशन बनेगी 10 डे मूविंग एवरेज के अराउंड, तब बाई देंगे। अभी तो कोई सौदा इसमें है नहीं इन जी। टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेड। अदानी पोर्ट प्रीएम्प्टिव लेना तो यहीं से ले लीजिए, 1485 1500 की जोन निकलने के बाद 1606 ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस रहेगा, बट टारगेट 2000 का खुलेगा। तो ये ठीक है सर। अदानी ग्रुप में अगर आप जी। बहुत ज्यादा टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। अदानी उसी को पैसा देता है जो लेके बैठता है। ठीक है सर। अडानी ग्रुप की सर बात करें तो अडानी ग्रुप में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अडानी पोर्ट्स पर अभी आपने अपना व्यू दिया। अगला सवाल अडानी ग्रीन एनर्जी पर आया है सर, अल्केश जी का, ये पूछ रहे हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर के लेवल बता दीजिए सर। देखिए, अगर ये सुपर चैट में आपने सवाल पूछा है तो आपने अपना पैसा बेकार किया है, क्योंकि अदानी ग्रीन पे मेरी पर्सनल होल्डिंग है, तो मैं बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं दूंगा। हाँ, केवल ऊपर की रेजिस्टेंस जानना चाह रहे हैं तो मैं इमीडिएट बेसिस पे 1126 देख रहा हूँ। 1126 के ऊपर लास्ट टाइम भी क्लोज नहीं कर पाया था, मतलब एक दिन क्लोज किया था, अगले दिन नीचे आ गया था। उसके बाद वापस एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम में नीचे तक करेक्ट हुआ और आज फिर बड़े वॉल्यूम के साथ 30.6 मिलियन वॉल्यूम का अभी तक ट्रेड हो चुका है। 881% वॉल्यूम राइज है। अगर 1126 बड़े वॉल्यूम से निकाल दे, बड़े वॉल्यूम तो है, अगर इतने ही बड़े वॉल्यूम से लास्ट टाइम 37.4 मिलियन के वॉल्यूम से निकला था, लेकिन फिर नीचे आ गया था, तो वीक लॉन्ग एलिमिनेट है। ये वापस इंस्टीट्यूशन की एंट्री है, तो अगर 1126 टिक गया तो पहला ही टारगेट 1200, सॉरी मैं टारगेट स्टॉप लॉस नहीं डिस्कस कर सकता, बट पहला रेजिस्टेंस 1252 का रहेगा और 1252 निकलने के बाद 1447 और उसके ऊपर 1733। कल ही सुमित जी के शो में ये डिस्कस हुआ था और मेरे ख्याल से आप लोग ने रील काट के भी इंस्टाग्राम पे डाली थी, अदानी ग्रीन या शायद यही कोई शेयर था जी, जी, जी। जिसपे हमने डिस्कस किया था, क्योंकि अदानी के लगभग सारे शेयर मेरे को तेज लग रहे हैं। यहाँ पे 1252, 1447 और 1733 अदानी ग्रीन में रेजिस्टेंस है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन कल मैंने बताया था, प्रीएम्प्टिव बाई करना है तो 924 के आसपास बाई कर लीजिए। 126 दिन का कप एंडल पैटर्न बना है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। हाँ, इसमें ब्रेकआउट लेवल करीब करीब 975 76 का है, जिसके आसपास खड़ा है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगले हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, जब भी टाइमिंग करने की कोशिश मत कीजिए। जब भी ये 975 के ऊपर अपना ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, पहला ही टारगेट, इसमें मैं टारगेट की बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, 1338 रुपए बन रहा है। अब एक साथ 1338 तो नहीं आएगा, एक बार हो सकता है 1090 पे अटके क्योंकि वो स्विंग हाई है, फिर एक गैपिश काइंड ऑफ मूव 1231 पे है, बट ओवरऑल 976 निकलने के बाद 1348 रुपए का टारगेट खुलेगा। मिड वे 1090, 1231 का रेजिस्टेंस रहेगा। अगला सवाल आपका आएगा अदानी पावर पे, तो अदानी पावर पे मेरे को ना कल ट्रेड दिख रहा था, ना आज ट्रेड दिख रहा है, ना आगे कोई ट्रेड दिखेगा, क्योंकि एटीआर एक्सटेंशन कैंडल 22 सितंबर को थी और 23 सितंबर को बड़े वॉल्यूम से सेल ऑफ आया था। तो ये स्टॉक जब तक कम से कम 4 से 5 महीने का एक बेस नहीं बना लेता है, मैं अदानी पावर को नहीं छूने वाला, क्योंकि जो काम इसको 1.5 साल में करना था ये 4 दिन में किया था। मतलब प्री जी, जी। उसके स्प्लिट के 600 से 900 इसको 1 साल में करना चाहिए था, 1 सवा साल में, 3 दिन में कर लिया है। तो बाकी टाइम वाइज करेक्शन कम से कम 6 महीने तो आएगा ही आएगा। ठीक है। अच्छा सर, अडानी ग्रुप पर एक नया बयान आया है मार्क मोबियस का, जो कि एक बड़े इन्वेस्टर हैं। उन्होंने कहा है कि इमर्जिंग मार्केट में खासकर वो इन्वेस्ट करते हैं। उनका एक बयान है कि एन इन्वेस्टमेंट इन अडानी इज एन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, यानी कि अडानी में पैसा लगाना मतलब कि भारत में निवेश करना। तो सर आप इनके बयान से कितना सहमत हैं? तो देखिए, अदानी ग्रुप को आप मतलब मैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बोल रहा हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखिए तो इंडिया जी। को ग्रो करने के लिए जिस जिस सेक्टर की जरूरत है, एक हम्म। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट्स चाहिए आपको, जी। दूसरा ये अगर आपको मशीनरी और ये सब चीज चलानी है तो आपको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी में
गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है? ग्रीन एनर्जी पे। तो अदानी का फोकस कहाँ है? ग्रीन एनर्जी पे। अदानी ग्रीन में क्यों लेके बैठा हूँ? 15, 14, 15, 16 उसकी कैपेसिटी है, 45-46 तक जाना है, बल्कि खींच के अगर सब कुछ ठीक चला एज पर प्लान तो 60 तक भी खींच सकते हैं। तो आप इनके काम देखिए ना, जहां फिर ट्रांसमिशन भी चाहिए, पावर जनरेट कर लिया अगर तो ट्रांसमिशन भी करना है, क्योंकि एंड यूजर आपके घर तक बिजली नहीं पहुंची है, आपकी ऑफिस तक या फैक्ट्री तक बिजली नहीं पहुंची, तो फिर बिजली बनाने का कोई मतलब नहीं। तो पावर जनरेशन में, पावर ट्रांसमिशन में, पोर्ट्स में, ट्रेडिंग में, मतलब जिस जिस चीज में ग्रोथ है, इंडिया की ग्रोथ जिस जिस चीज में, उस सारे सेक्टर में अदानी है। तभी तो मैं इतना अदानी ग्रुप पे इतना बुलिश हूँ। रिलायंस पे मैं क्यों बुलिश रहता हूँ कि आपको तेल चाहिए ही चाहिए। जब तक आप पूरी तरीके से सोलर पे कभी जा नहीं पाएंगे, थियोरेटिकली अगर चले भी गए और थियोरेटिकली अगर तेल खत्म भी हो गया तो उसमें अभी 100 साल की देरी है, तब तक तो रिलायंस आराम से आपको रिफाइन करके मार्जिन कमा के देता रहेगा। तो इसलिए मैं रिलायंस और अदानी ग्रुप पर टोटली बुलिश हूँ।